साथियों, आज है पेशवाओं का प्रशासन। हम जो पूर्व के चैप्टर थे उनमें शिवाजी व शिवाजी के वंशज, जिनकी उपाधि छत्रपति थी, और उसके बाद में जो पेशवाओं का काल आया उसके बारे में अध्ययन किया। अब लंबे समय तक जो शासन किया वो पेशवाओं ने किया, और पेशवाओं का जो प्रशासन है वो शिवाजी का जो प्रशासन था उससे कुछ अलग तरह का था। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। 1750 के अंदर इस बात का हमें सबको ध्यान है कि एक समझौता हुआ था जिसे संगोला का समझौता कहते हैं, और इसमें पेशवा वास्तविक प्रशासक बन गया था। राजा महलों तक सीमित रह गया था, और यह भी निश्चित हो गया था कि पेशवा सतारा में रहेगा और पेशवा पूना में रहेगा और वहीं उसका ऑफिस रहेगा, जबकि छत्रपति है वो सतारा में रहेगा। तो ये व्यवस्था बन गई थी क्योंकि पेशवा चाहता था कि अगर जो छत्रपति है, महाराज है, वो अगर पूना में रहेगा तो प्रशासन के अंदर वो हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए पेशवा ने अपना कार्यालय है वो पूना के अंदर रखा, और पेशवा ने अब छत्रपति को केवल नाम मात्र का शासक बना दिया। अब उनका जो जीवन है वो सतारा तक ही या सतारा के महलों तक ही सीमित हो गया। बाजीराव प्रथम जब पेशवा बना था तब ये माना जाने लगा था कि ये पेशवा का जो पद है ये वंशानुगत हो गया, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ था, उसकी जो भी सफलताएं थी और जो साहू की उन्होंने सहायता की थी उनके ही एवज में उसने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था। पहले उसने सरे नौबत और फिर बाद में पेशवा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने उसी के लड़के को पेशवा बनाया, और उसके बाद में साहू के समय ही जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तो बालाजी बाजीराव पेशवा बना। तो इस तरह से ये वंशानुगत तो हो गया था। जब छत्रपतियों के बीच में आपस में जब झगड़ा चला तो इसका फायदा पेशवा ने उठाया, और पेशवा ने छत्रपति की जो शक्तियां थीं उनको सीमित कर दी संगोला के समझौता के तहत। अब पेशवा पूना में रहता था, और पूना में ही जो पेशवा का सचिवालय था वो हुजूर दफ्तर कहलाता था। सारे रिकॉर्ड, सारे कार्यवाही, कागजात वहीं पर रहते थे। अब उसने अपने जो पूरा जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया, और जो मुगल काल में जो सूबा कहलाता था उन्हीं सूबों को अब प्रांत कहा जाता था, और जिसका जो प्रमुख था वो सर सूबेदार होता था। परगने व तरफ को महल कहा जाता था। ये एक इस तरह की व्यवस्था थी जो मुगल पीरियड में भी थी और सल्तनत पीरियड में भी थी। मामलादार व कामिशदार ये जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। शिवाजी के काल में ये दोनों अधिकारी हस्तांतरण होते रहते थे, किंतु पेशवा के काल में ये भी वंशानुगत हो गए, और इनका सबका काम भी कर वसूली का ही काम था या शांति व्यवस्था का। मामलादार और कामविस्तार दोनों ही यानी वंशानुगत तो थे ही थे, लेकिन इनका जो काम था वो पुलिस का भी था और राजस्व एकत्र करने का भी था। इसके बाद कर्नाटक के अंदर एक व्यवस्था और बनाई, और वह थी कि सूबेदार अपने मामलादार वो स्वयं तय करता था। ये व्यवस्था और बनी, और इसके बाद में एक स्थिति और देखने को मिली कि वहां पर जो राजस्व अधिकारी थे वो देशमुख व देश पांडे कहा जाते थे। ये वंशानुगत जमींदार होते थे। शिवाजी ने देशमुखों को आनुवंशिक पद से हटा दिया, किंतु उन्हें कर वसूल करने की छूट उन्होंने दे रखी थी। प्रत्येक जिले में एक कारकुन होता था जो लिपिक की तरह काम करता था, घटनाओं का सारा रिकॉर्ड रखता था और केंद्र को इसकी जानकारी देता, यानी पेशवा को। पेशवाओं ने जागीर प्रथा की दोबारा शुरुआत की थी, जिसे शिवाजी ने समाप्त कर दिया था। तो इससे प्रशासन है वो कमजोर हुआ, जो शिवाजी ने इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया था। अब आता है ग्राम प्रशासन। गांव का जो मुखिया होता था वो पटेल या पाटिल होता था। यह पद भी वंशानुगत होता था, और ये राजस्व की वसूली करते थे। तो गांव में इनको शांति और व्यवस्था का काम भी करना पड़ता था। समस्त न्यायिक व प्रशासनिक कार्य इन्हीं के पास होते थे। पाटिल के अधीन कुलकर्णी होते थे जो गांव के भूमि का लेखा जोखा रखते थे, और इनके अधीन कुछ चौगुले कर्मचारी होते थे, चौगुले कहलाते थे, जो पटेल की सहायता किया करते थे। गांव के अंदर एक व्यवस्था थी वो बलूटा। गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12 कारीगर होते थे, जिसे 12 बलूत कहा जाता था। ये व्यवस्था भी थी, और
उस समय लेन देन के लिए जो सिक्के चलते थे उनकी शुद्धता व बाहर की जांच ये पोतदार करता था। अब आता है शिवाजी के काल की जो न्यायिक व्यवस्था है वो। मराठा न्याय प्रणाली प्राचीन हिंदू स्मृतियों पर थी, उसी के हिसाब से वो काम करता था। कौन? पेशवा। और पेशवा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो हिंदू स्मृतियों के आधार पर थी। गांव में पाटिल करते थे तो जिले में मामलादार करते थे, सूबे में सरसूबेदार न्यायिक का कार्य करता था, और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था या तो पेशवा, और छत्रपतियों के समय वैसे शिवाजी होता था या उनके वंशज होते थे, लेकिन 50 के बाद में अब पेशवा ही होता था। दीवानी मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी, जिसे पंच परमेश्वर कहा जाता था। ये व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था आज भी गांवों में मिलती है। जो पंच पटेल गांव के फैसला करते हैं उसी तरह से फैसले होते थे। अब है राजस्व की व्यवस्था। देखिए, भूमि का स्रोत था वो एक मात्र भू राजस्व ही था, अधिकतम उसी से प्राप्त होता था। बाकी जो अन्य सरदेश मुखी और चौथ, ये दो अन्य स्रोत थे, ये जो पड़ोसी राज्यों से लिए जाते थे। इनके बारे में अध्ययन भी कर लिया हमने कि चौथ पड़ोसी राज्य की सुरक्षा के बदले उसकी समस्त आय का चौथा भाग लेता था, और सरदेश मुखी उस राज्य की आय का 10% होता था। अब है बबती, यानी चौथ का 16% भाग जो राजा को दिया जाता था, और सहोत्तर, ये चौथ का 6% भाग जो पंच सचिव को दिया जाता था। ये इस तरह की व्यवस्था है। ये बहुत गहन अध्ययन जब करोगे तब पढ़ने का है आपका, कि इसमें अब आपके बीए के स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको इतनी ज़्यादा गहराई की जानकारी आपको जरूरत नहीं है इतनी। सरदेश मुखी 10% था। ये अन्य स्रोतों से लिया जाता था जो सीधे मराठा साम्राज्य के दिन थे, जैसे सल्तनत और मुगल काल के अंदर खालसा जो भूमि होती थी वैसे जो उससे लिया जाता था। वैसे सरदेश मुखी क्या होता था कि जो सीधे पुन्ना के जो पेशवा थे उसके नियंत्रण में भूमि होती थी, उस क्षेत्र के अंदर ये सरदेश मुखी नियुक्त कर रखे थे। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसमें कंट्रोवर्सी भी है। सरदेश मुखी एक तो ये व्यवस्था है, और दूसरा कुछ इतिहासकार कहते हैं ये कि पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले ही उसका 10% लेते थे, ये भी व्यवस्था थी। कामविसदार चौथ वसूल करते थे और गुमास्ता सरदेश मुखी वसूल करते थे। राजस्थान में मराठों ने चौथ व सरदेश मुखी वसूल न करके खानदानी व मामलात यानी खराज लिया था। खराज एक तरह से कर है। राजस्थान में मराठों ने अजमेर पर सुरक्षा कारणों से प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था, हालांकि लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन कुछ समय तक रहा। बाजीराव द्वितीय ने कर वसूली का अधिकार नीलामी यानी ठेके प्रणाली पर दे दिया था। ये एक कहते हैं मराठों की बड़ी कमजोरी थी, और इसी कमजोरी की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार भी फैला था। नई भूमि को कृषि योग्य बनाने पर उस पर कम कर लिया जाता था, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, क्योंकि वो पहले कृषि योग्य नहीं थी, अब उसको कृषि योग्य बनाया गया। पेशवा माधवराय ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए ऐसी भूमि का आधा भाग किसानों को इनाम के रूप में दे दिया जाता था। जिन किसानों व जमींदारों का भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वे मिरासदार कहलाते थे। शिवाजी के काल में मिरासदारों की स्थिति सामान्य किसानों की ही समकक्ष थी। ऊपरी से बंटाईदार थे जिन्होंने कभी बेदखल भी किया जा सकता था, और मिरासपट्टी या सियासनपट्टी मराठा काल में एक उपकर था। अब आता है एक मोकासा या सरंजाम। ये भूमि अनुदान थे जो वक्फ या आपने सल्तनत और मुगल पीरियड के अंदर भी इस तरह के अनुदान में जो भूमि दी जाती थी जिसको वक्फ कहते थे, उसी तरह से ये मोकासा या सरंजाम थे। वह भूमि थी जिनसे राज्य को कोई इनकम नहीं होती थी, बल्कि उसका जो भी कर था वो जिसको दी जाती थी वह लेता था। इसी तरह वतन जागीर भी होती थी जो राजपूतों के अंदर ही थी, विशेष करके जिन पर वतनदारों का यानी जिन पर उनका अधिकार पैतृक होता था उसे वतन जागीर कहते थे। उनसे वो छीनी नहीं जाती थी, वो अंशानुगत होते थे। पेशवाओं ने एक और कर लिया पुनर्विवाह पर, वो था पतदाम नामक कर लगाया था। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता था। अब शिवाजी की जो सेना थी उनको सीधा वेतन देते थे शिवाजी। पेशवाओं के समय थोड़ी सी व्यवस्था में परिवर्तन किया, परंतु लगभग व्यवस्था को उसी तरह अपनाया, परंतु उन्होंने कई बार वेतन के यानी बदले उनको जागीरें भी दी जाने लगी। पेशवा काल पेशवाओं ने तोप खाने पर अधिक ध्यान दिया। मराठों के तोप मारने में मुख्यतः यूरोपीय लोग थे, और शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली की। इसलिए पानीपत के युद्ध में जो हार हुई थी उसका एक कारण ये भी बताते हैं कि मराठों ने अपनी परंपरागत जो युद्ध शैली थी उसको छोड़ दिया था और तोपों आदि पर विश्वास ज़्यादा करते थे। पेशवाओं ने पूना व जुनार में तोप खाने बनाने का कारखाना भी बनवाया था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया। पेशवाओं के अधीन मराठा ने एक नौसेना भी संगठित की थी जिनके प्रमुख कान्होजी आंग्रे थे। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा।
इसका वजह यह है कि ज़्यादातर इनका जो भी आय का स्रोत होता था वो पड़ोसी राज्यों से वो लूट कर लेते थे, इसलिए इसको कह दिया। मराठा इतिवृत्त यानी इतिहास जो लिखे गए उनको बखार कहा जाता है। तो इस तरह से ये मराठों की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। धन्यवाद।